हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेसन क्लासेस। दिस इज नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आपको पता है कि मेरे चैनल पर बीएड की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें मैं आपको पेपर 1 करवा रही हूँ, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। उसकी यूनिट 1 चल रही है। 5 टॉपिक्स हो चुके हैं और आज हमारे 6 टॉपिक की टर्न है। तो हमारा आज का 6 टॉपिक है विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण का सापेक्षिक महत्व। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। प्लेलिस्ट इसकी बन चुकी है, विजिट कीजिए, शुरू से देखिए। अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं, शुरू से देखिए और आज की वीडियो देखिए, तभी आपको जो है यूनिट समझ आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वंशानुक्रम क्या होता है। वंशानुक्रम, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं हेरिडिटी। आप सबको पता होगा कि हेरिडिटी वंशानुक्रम क्या होता है। अगर हम सिंपल भाषा में बात करें कि जैसे आपके पेरेंट्स हैं वैसे ही आप होंगे, जैसे हमारे दादा दादी थे तो वैसे ही हमारे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स से वैसे ही बच्चे हैं। ठीक है, तो आप सबको पता है कि हेरिडिटी क्या होता है। जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही बच्चे होते हैं। समानता हो भी सकती है। समानता आपकी किस स्तर पर हो सकती है? आपके बुद्धि स्तर पर हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पेरेंट्स बहुत इंटेलिजेंट है तो बच्चा भी इंटेलिजेंट होगा। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है कि अगर जिनके पेरेंट्स अनपढ़ कहें उनको कि अनपढ़ हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा आईएएस ऑफिसर भी बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक वंशानुक्रम की यहाँ पर एक टर्म की बात हो रही है। तो समानता किस किस आधार पर हो सकती है? तो बुद्धि स्तर पर हो सकती है, रंग रूप में हो सकती है। जैसे माता पिता गोरे हैं तो बच्चा भी गोरा होगा। शारीरिक रचना में भी हो सकती है। जैसे अब माता पिता की लंबी हाइट है तो बच्चे की भी लंबी हाइट होती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें आपको समानता देखने को मिल सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि वंशानुक्रम की आपकी 2 धारणाएं बताई गई हैं। एक तो आपकी है संकीर्ण धारणा और एक आपकी है विस्तृत धारणा। संकीर्ण मतलब बिल्कुल उसको छोटा कर दिया गया है, विस्तृत मतलब जिसको आपने बहुत बड़ा कर दिया गया। अब संकीर्ण से आप समझ सकते हैं कि कुछ ही टर्म, यानी कि इसमें जो है शारीरिक समानताओं पर सबसे ज्यादा बल दिया गया है। जो शारीरिक समानताएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? वंशानुक्रम कहलाती हैं। संकीर्ण धारणा में सिर्फ इतना ही बताया गया है, जैसे आपके शारीरिक अंग हो गए, रंग हो गया, रूप हो गए और आकार। तो ये वंशानुक्रम की आपकी संकीर्ण धारणा है। अब इस तरह हम बात करें विस्तृत धारणा की, यानी कि वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गया है। तो ब्रॉड हो गया है तो शारीरिक तो होगा ही होगा, शारीरिक समानताएं तो होगी ही होंगी जो आपकी संकीर्ण धारणा में थी। साथ में इसके साथ आपका मानसिक धारणा भी जुड़ जाएगा, व्यक्तित्व भी जुड़ जाएगा और ये सभी जो लक्षण हैं शामिल हो जाएंगे। तो शारीरिक आपकी जो समानता है उसमें आपके शारीरिक अंग हो गए, रंग हो गया, रूप हो गया, आकार हो गया। मानसिक लक्षण कौन से हो गए? आपकी बुद्धि किस तरह की है, स्मरण शक्ति अगर आपकी अच्छी है या नहीं है, तर्क शक्ति जिसको आप रीजनिंग कहते हैं वो किस प्रकार की है, लॉजिकल थिंकिंग। व्यक्तित्व लक्षण जैसे कि आपका व्यवहार किस तरह का है, स्वभाव किस तरह का है, आप चिड़चिड़े हैं, खुशमिजाज हैं, आदतें आपकी बुरी हैं, अच्छी हैं, संवेग आपके कैसे हैं, संवेगों पर आपका नियंत्रण है या नहीं है, कि किस तरह आपकी परिस्थिति आपके सामने आती है और उसको आप किस तरह नियंत्रण कर पाते हैं। तो ये संवेग होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि वंशानुक्रम की आपकी 2 धारणाएं हैं। एक आपकी संकीर्ण धारणा है और एक आपकी विस्तृत है। विस्तृत में सभी चीजें शामिल हो गई हैं और संकीर्ण में आपकी एक ही चीज शामिल की गई है, जो कि है आपकी शारीरिक समानताएं। ठीक है, आप जिस जिस तरह मैंने लिख रखा है वैसे ही आपने लिखना है, तो आपको अच्छे से नंबर मिल जाएंगे। वंशानुक्रम जो है जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का क्या होता है? योगफल है। ठीक है, जितनी भी आपको ये चीजें दिख रही हैं ये आपकी जन्मजात होती हैं। कैसी होती हैं? जन्मजात होती हैं। शारीरिक, मानसिक, व्यक्तित्व जो है, इसमें जितने भी लक्षण हैं ये सारे क्या हैं? आपके जन्मजात है। तो ये चीज आपने अच्छे से याद करनी है। साथ में एक डेफिनेशन जो है उसको भी आपने जरूर याद करना है, इससे आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। वंशानुक्रम में वे सभी कारक शामिल हैं जो जीवन शुरू करते समय बालक में विद्यमान थे। जन्म के समय नहीं हुआ था ये सब कुछ, बल्कि गर्भ धारण करते समय अर्थात जन्म से पहले लगभग 9 माह पहले ही ये स्टार्ट हो गया था। इस डेफिनेशन से आप वंशानुक्रम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपको समझ आ भी गया होगा कि ये अभी स्टार्ट नहीं होता कि जब जीवन शुरू हुआ तब वंशानुक्रम आया। नो, जब लेडी प्रेग्नेंट होती है उसी समय ये चीज़ डेवलप हो जाती है। गर्भ धारण करते समय ही ये
शुरू हो जाती है। तो वुडवर्थ की ये वाली डेफिनेशन आप ज़रूर अपने एग्जाम में लिखेंगे। अब बात करेंगे कि हम वंशानुक्रम की प्रक्रिया किस तरह होती है। ये आपकी चॉइस है कि आप इसे लिखते हैं या नहीं, मुझे तो समझाना है। देखिए, आपकी लक्ष्मी की बुक में ये दिया हुआ है बहुत अच्छे से। जैसे स्त्री के जो है मातृ सूत्र होते हैं, सबको पता होगा, पुरुष के पितृ सूत्र होते हैं। स्त्री में रज होता है और पुरुष का स्पर्म होता है, यानी कि वीर्य होता है। मतलब ये कोरिलेट करते हैं, मतलब रिलेशन में आते हैं। फिर निषेचन होता है, निषेचन से फिर एक युक्ता जायगोट होता है। इस जायगोट से ही आपके जीवन की शुरुआत होती है। ठीक है, आप सबको इतना पता होगा। स्त्री में रज है, न्यूक्लियस है। देखिए, ये आपको याद रखना है, अगर आप याद रख सकते हैं तो, मतलब ये आपके ऊपर है। स्त्री में रज, ओव्यूम, न्यूक्लियस, फिर जीव द्रव्य, फिर ये गुणसूत्र जो मैंने आपको समझा दिए थे, पित्रक, और इसी तरह जो पुरुष का वीर्य होता है और स्त्री का रज होता है। फिर देखिए, यहाँ स्त्री का भी न्यूक्लियस आ गया है, पुरुष का भी न्यूक्लियस है। जीव द्रव्य, यहाँ भी जीव द्रव्य, गुणसूत्र, ठीक है, और आपके पुरुष में भी गुणसूत्र हैं। इसमें जो है पितृक, इसमें इनके फिर इन दोनों को मिलाया जाता है जब रिलेशन होता है, फिर उसके जोड़े बनते हैं और उसी तरह क्या है, एक बच्चे का निर्माण होता है, बच्चा पैदा होता है। आपको ये प्रोसेस पता होगा, लेकिन एक कहीं की किताबी भाषा में उस चीज़ को समझना, तो इस तरह आप उसको समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, वंशानुक्रम की प्रक्रिया आपको समझ आ गई। अब बात करेंगे हम वंशानुक्रम के नियम के। समान जो है समान को जन्म देता है। जैसे कि होता है ना कि बच्चे कहते हैं कि पेरेंट्स के ऊपर है, अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो बच्चा भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। अगर पेरेंट्स को गाना गाना आता है तो बच्चे को भी गाना गाना आता है। तो क्या है, ये समान समान को जन्म देता है। भिन्नता का नियम क्या है कि माता पिता के पैतृकों को संयोजनों से होता है। व्यक्ति के पैतृक ही विशेषताओं का जो क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। जैसे उसके पैतृक होते हैं, उनके संयोजन से क्या होता है, एक विशेषता उत्पन्न होती है व्यक्ति की। ठीक है, तो वो क्या होता है, आपका भिन्नता का नियम होता है। समान समान को नियम जन्म देता है, ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका प्रत्यागम का नियम। इसमें क्या होता है कि त्रिबुद्धि वाले माँ बाप के बच्चे कम जो त्रिबुद्धि के भी हो सकते हैं। मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया कि समान समान हो सकते हैं, यानी कि जैसे माता पिता बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो उनका बच्चा भी इंटेलिजेंट होगा। उनका अगर रंग रूप अगर मतलब कि सांवला है तो बच्चा भी सांवला होगा। लेकिन इसके अगर हम देखा जाए कि आपका जो ये थर्ड नियम है, इसमें ये कहा गया है कि ज़रूरी नहीं है कि ऐसी चीज़ें हो सके। अब ये नहीं है कि मैंने आपको बता दिया कि इसको मैंने अपोजिट कर दिया तो मैंने उसका विरोधी बता दिया। नो, ये आपकी जो है विशेषताओं पर निर्भर करता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कि माँ बाप हैं, अगर वो त्रिबुद्धि वाले हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि उनके बच्चे जो होते हैं कम त्रिबुद्धि वाले भी हो सकते हैं। माँ बाप अगर गोरे हैं तो बच्चा भी काला हो सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि उनके किसी परिवार में कोई और व्यक्ति होगा कि उससे उसके गुण मिल जाए। ठीक है, तो ये प्रत्यागम का नियम हो गया। आगे हम बात करेंगे वातावरण की। मुझे उम्मीद है आपको वंशानुक्रम बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब वातावरण क्या है? वातावरण ये हो गया कि जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी आपको भौतिक चीजें अपनी आसपास दिख रही हैं, आपका घर हो गया, आपका पास पड़ोस हो गया, आपका स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, मॉल हो गया, जितनी भी भौतिक चीजें हैं आपको आसपास अपने घेरे हुई है, तो वो सब आपका वातावरण है। अगर साधारण शब्दों में मैं आपको बताऊं, अगर हम रोज की अगर हम परिभाषा को पढ़े, ये आप लिख सकते हैं कि वातावरण वह हर वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए और उस पर अपना सीधा प्रभाव डालती है। कि कोई भी चीज जो है किसी वस्तु से घिरी हुई है और जो हमें चीज घेर रही है, हम उसका जो हम पर सीधा प्रभाव डल रहा है। जैसे मॉल में हम जाते, कुछ हम देखते तो उसका प्रभाव हम पे डलता है। हम घर में अगर हमारे बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही है तो उसका प्रभाव हम पे पड़ता है। घर में अगर शांति है तो उसका प्रभाव भी हमारे दिमाग के ऊपर पड़ता है। तो ये क्या है? ये आपका माहौल है, वातावरण है। ठीक है, ये रोज की परिभाषा होगी। अब बात करेंगे हम वातावरण के प्रकार की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, प्राकृतिक वातावरण पहला है, प्राकृतिक से ये जुड़ा हुआ है। प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं वो आपकी वातावरण कहलाती हैं, प्राकृतिक वातावरण कहलाती हैं। शब्दों से खेलिए, शब्द जैसे हैं वैसे ही आपने उसकी डेफिनेशन बतानी है। सामाजिक या सांस्कृतिक वातावरण, देखिए यहाँ पर सामाजिक आ गया कि समाज में लोग कैसे रह रहे हैं, सामाजिक आचार व्यवहार कैसे कर रहे हैं। ठीक है, आपके विद्यालय हो गया, आपका पास पड़ोस हो गया, आपके जो है रिश्तेदार हो गए, तो ये समाज के तत्व हैं।
और सामाजिक हमें बनाते हैं क्योंकि हम इनसे सामाजिक संपर्क बनाते हैं। सांस्कृतिक वातावरण किस प्रकार का होगा कि जैसे कि आपके त्योहार हो गए, उनकी परंपराएं होगी, उनके कुछ रूल्स हो गए, तो ये सामाजिक या सांस्कृतिक वातावरण है। देखिए मैं आपको सिर्फ जो है कंसेप्ट समझा रही हूँ, इसके बाद आपने अपने लक्ष्मी की बुक्स की ज़रूर रीडिंग करनी है, तभी आप उसको अच्छे से लिख पाएंगे। आगे बात करेंगे हम बौद्धिक या मानसिक वातावरण की। इसमें ऐसा क्या है, बौद्धिक जो आपके दिमाग से जुड़ा हुआ होगा, मानसिक, ठीक है। पुस्तकें होगी, पुस्तकें आपके ज्ञानवर्धन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। पुस्तकालय हो गया, रेडियो हो गया, रुचियां, जो आपकी रुचियां हैं, किस प्रकार की रुचियां हैं, ये भी आपके बौद्धिक स्तर को बढ़ाती हैं। मनोरंजन के साधन ये भी हैं। संवेगात्मक वातावरण कैसा हो गया कि संवेगों पर नियंत्रण पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, मान लीजिए आपके सामने ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है और आप अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आप अपने संवेग पर कंट्रोल नहीं करते हैं तो वो परिस्थिति अक्सर बिगड़ जाती है। तो क्या है, मान लीजिए कहीं पर लड़ाई हो रही है और हम कहें कि वहाँ पर अगर हम अपना गुस्सा शांत कर दें तो लड़ाई कंट्रोल हो सकती है। अगर वहीं पर हमने अपने संवेग पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं किया और हम भी लड़ाई में कूद गए तो छींटे हम पे भी गिरेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या है, संवेगात्मक वातावरण है। देखिए मैं आपको हमेशा हर लेक्चर में कहती हूँ कि सीडीपी को अपने दैनिक जीवन से जोड़िए, तो सीडीपी बहुत आसान है, साइकोलॉजी बहुत बहुत आसान है, सीटेट एस्टेट में भी आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। वंशानुक्रम का महत्व जान लेते हैं क्या है। वंशानुक्रम के परिणाम स्वरूप अनेक व्यक्तियों में अनेक विभिन्नताएं होती हैं। बिल्कुल आपको पता है कि हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है। अगर हम अपने घर की भी बात करें तो घर में अगर 4 सदस्य हैं तो वो भी एक दूसरे से भिन्न है। तो यहाँ तो सबकी बात हो रही है, संसार में बात हो रही है कि अनेक व्यक्तियों में अनेक विभिन्नताएं होती हैं, बिल्कुल होती हैं। विकास प्रक्रिया के साथ साथ ये विभिन्नताएं जो है स्पष्ट होती चली जाती हैं। जैसे जैसे व्यक्ति का विकास होता चला जाता है तो किसमें क्या भिन्नता है, किसमें किस व्यक्ति को किसमें कितनी रुचि है, कौन किस सब्जेक्ट में परफेक्ट है, कौन किस तरह का टीचर बन सकता है। तो जैसे जैसे आपका डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे आपकी जो है कैटेगरी बनती चली जाती है और इन्हीं विभिन्नताओं के आधार पर अध्यापक शिक्षा की योजना बना सकता है। हर बच्चा क्लास में शिक्षक के लिए बिल्कुल अलग अलग होता है। किसी की किस सब्जेक्ट में रुचि होती है, ठीक है, किसी बच्चे की किस सब्जेक्ट में रुचि होती है, किसकी किस में होती है। तो इससे भी जो है शिक्षक को एक अंदाजा हो जाता है कि हाँ हम बच्चे के साथ किस तरह का व्यवहार कर सकते हैं और उसी तरह वो अपनी शिक्षा की योजना को बना सकता है। वंशानुक्रम द्वारा बालकों की जन्मजात क्षमताओं का भी पता लगता है कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे को सिंगिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो कभी सिंगिंग कंपटीशन होगा तो शिक्षक उसको आगे कर देगा। अगर वो एंकरिंग अच्छे से कर सकता है या कुछ भी तो उसको वो आगे कर सकता है और जो अध्यापक को उनके शिक्षा कार्य में सहायक हो सकता है। वंशानुक्रम के कारण बच्चों की सीखने की योग्यता में अंतरों का ज्ञान हो जाता है। बिल्कुल है कि अगर हमें वंशानुक्रम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर हमने बच्चे के तत्व को पहचान लिया कि किस तरह का बच्चा है और वो उसकी सीखने की योग्यता में अंतरों का ज्ञान हो जाता है कि उसको अंतर करना हम चालू कर देते हैं, हम शुरू कर देते हैं। सीखने की योग्यता में अंतरों का ज्ञान शुरू हो जाता है, ठीक है। और वंशानुक्रम से आपकी कुल जो है मूल प्रवृत्तियां 14 मूल प्रवृत्ति हैं, मैकडूगल ने दी थी, आगे पढ़ाऊंगी मैं, जिससे जो वांछनीय प्रवृत्तियों की ओर ध्यान देकर अध्यापक अवांछनीय प्रवृत्तियों का क्या कर सकता है, दमन कर सकता है, ठीक है। जो उनकी वांछनीय प्रवृत्तियां हैं उनकी तरफ वो ध्यान देगा और जो उनकी अवांछनीय प्रवृत्ति होगा उसका वो दमन कर सकता है अगर वो उस चीज में परफेक्ट है तो, ठीक है। तो ये रहा आपका वंशानुक्रम का महत्व। आगे बढ़ते हैं, वातावरण के महत्व को समझते हैं कि बालक के विकास की दिशा को निश्चित करने में वातावरण सक्रिय होता है। जिस तरह अगर वातावरण आपका बहुत बढ़िया है तो बच्चे का विकास भी बहुत बढ़िया होगा। अगर नहीं होगा, माहौल उसको अच्छा नहीं मिलेगा तो विकास वहीं पे रुक जाएगा, बच्चा स्थिर हो जाएगा। वातावरण से बालक के विकास की गुणवत्ता भी निर्धारित की जा सकती है, जैसे बालक का अच्छा या बुरा होना, उसका करेक्टर वाइज अच्छा होना, देशभक्त होना या देशद्रोही होना। आप देख सकते हैं कि देशद्रोही कैसी टर्म है, नेगेटिव टर्म है, देशभक्त बहुत अच्छी टर्म है। वो आपकी जो है घर के माहौल पे भी फर्क पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि बच्चा विद्यालय में सिर्फ 6 घंटे रहता है और बाकी के घंटे वो अपने घर पे रहता है, ठीक है। तो घर के माहौल का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है बच्चे पर, ठीक है। एक अध्यापक अपने
विद्यार्थियों की रुचियों, प्रवृत्तियों, अनुकूल वातावरण की व्यवस्था का भी कर सकता है, बालकों के वातावरण को वो समझ ले। अच्छा, बालक का काफी समय देखिए वही आगे परिवार में, आस पड़ोस में, खेल के मैदानों में ही बीतता है। उनका व्यक्तित्व इनसे अत्यधिक प्रभावित होता है, बिल्कुल होता है। अध्यापक इन संस्थानों या स्थानों के पर्यावरण की विशेष ध्यान देकर बच्चे को रास्ता वो दिखा सकता है। और कोई भी अध्यापक है अगर वो बच्चे के वातावरण को समझ लेता है, ठीक है, बच्चे के अगर वातावरण को अध्यापक ने समझ लेगा तो वह छात्रों के लिए वैसा ही वातावरण उत्पन्न करेगा कि जिसमें वो सबसे ज्यादा अभिव्यक्ति कर सके, संभव हो सके। जैसे घर का एनवायरनमेंट होगा, अगर उसको बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट दिया गया है तो अध्यापक उस तरह से जो है मैनेजेबल कर लेगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, वातावरण का महत्व है, इनको आप अपने शब्दों में लिखे, बुकिश लैंग्वेज से बचें। जिस तरह मैंने आपको समझाया उस तरह लिखेंगे तो आपके नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे। लास्ट है हमारी वुडवर्थ की एक अच्छी सी डेफिनेशन, वो आप लिख सकते हैं कि जिस प्रकार एक मोटर कार के लिए इंजन और पेट्रोल दोनों ही जरूरी हैं, उसी प्रकार बालक के विकास हेतु वंशानुक्रम और वातावरण का समान महत्व है। एक मोटर कार चल रही है, इंजन भी जरूरी है, पेट्रोल अगर नहीं भरेंगे तो कैसे मोटर कार चलेगी। ठीक है, बालक के लिए वंशानुक्रम भी जरूरी है कि उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उसके पेरेंट्स कैसे हैं, उनके संस्कार कैसे हैं, कैसे वो एक बच्चे को सारा उनका पोषण कर रहे हैं, बच्चे का पोषण कर रहे हैं, चाहे वो आपका शारीरिक हो या आपका मानसिक हो या बौद्धिक हो। और जो इस काम में पूरे प्रोसेस में जो हेल्प करता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका टीचर करता है। इसलिए हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं, ठीक है, इसलिए हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। वंशानुक्रम है वो पेरेंट्स से रिलेटेड है, लेकिन ये जो जितनी भी चीजें होती हैं जो बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी होती है वो सिर्फ और सिर्फ कार्य एक टीचर ही कर सकता है, पेरेंट्स नहीं कर सकते, क्योंकि उनको इतना ज्ञान नहीं है। शिक्षक को उस चीज का बहुत ज्यादा ज्ञान है। वातावरण क्या हो गया कि वातावरण का भी समान महत्व है, बिल्कुल है। वही बात, अगर आपका माहौल बहुत अच्छा है, वातावरण बच्चे को आप अच्छा दे रहे हैं तो उसी तरह वो उस तरह रिएक्ट करेगा। अगर बुरा उसको वातावरण दे रहे हैं तो वो बुरा रिएक्ट करेगा। जिस तरह इसमें एक टर्म आया था देशभक्ति या देशद्रोही, ठीक है, तो हम इस चीज को समझ सकते हैं कि अच्छा वातावरण अच्छा बच्चा, बुरा वातावरण बुरा बच्चा। तो इस तरह कह सकते हैं कि जिस प्रकार एक मोटर कार के लिए एक इंजन और पेट्रोल दोनों जरूरी हैं, उसी प्रकार बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का समान महत्व है। तो ये जो डेफिनेशन दी है वुडवर्थ ने दी है, इसको आप जरूर लिखिएगा। तो कैसी लगी ये वीडियो? मुझे उम्मीद है ये सेशन आपने एंजॉय किया होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना। उसके बाद मैं आपको बता दूं, ये लक्ष्मी की बुक्स में से मैं पढ़ा रही हूँ, मैं हरियाणा से हूँ तो लक्ष्मी की बुक्स में से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो एक बार आप रीडिंग ले लेंगे तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आपका काम क्या बनता है, मैक्सिमम लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब का रेड बटन उसको जरूर प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको ये सीरीज कैसे लग रही है। देखिए मैं हांसी से हूँ और आपको पता है कि हरियाणा में कुछ जगह पर आपका नेट बंद है, तो इस वजह से जो है मेरी क्लासेस डिले हो रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या करें, लेकिन अब जो है डेली होंगी क्लासेस। मैं पेपर 1 को तो कंप्लीट करवाऊंगी ही, साथ में मैं आपको जो है जीएस का सेक्शन जरूर करवाऊंगी। जीएस का देखिए ये बहुत ज़रूरी है, कोई भी एग्ज़ाम हो जीएस का सेक्शन आता है, आपकी स्टैटिक जीके बहुत ज़रूरी है। तो या तो शॉर्ट्स में आपको मैं प्रोवाइड करूंगी या मैं आपको करवाऊंगी आपकी छोटी छोटी वीडियोस में, तो उसको भी भरपूर प्यार देंगे। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।